नमस्कार, मैं देवांशी शर्मा और आप देख रहे हैं दीप एक्सप्रेस न्यूज़ सच का दर्पण। आपने टाइटल पढ़ा होगा। आज हम बात कर रहे हैं लेट्स स्प्रेड पॉजिटिविटी। ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। कोरोना के टाइम ने हम सबको एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट के साथ छोड़ दिया है। हर तरफ कोरोना बढ़ रहा है, हर तरफ डेथ केसेस, कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो कहीं वैक्सीन नहीं है। इन सब ने हम सबको एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में डाल दिया है। पर ये जो हमारा हम सब ने एक इनिशिएटिव लिया है हमारी दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम ने, कि हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे, कुछ ऐसी आइडेंटिटीज से मिलवाएंगे जो अपनी लाइफ में इस टाइम में भी पॉजिटिविटी लेकर चल रहे हैं। शायद आपको उनकी लाइफ से कुछ ऐसा सुनने को मिले जो आपको इंस्पायर कर दे, या फिर उनका कुछ ऐसा बॉन्ड दिखे जिससे आपकी लाइफ में भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाए। और अगर आपको ये हमारी सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हम ऐसी और सीरीज़ आपके लिए अच्छी अच्छी लेके आएँ। इस कोरोना टाइम में, जिस टाइम सबको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, हम आपके लिए थोड़ी और पॉजिटिविटी लेके आएँ। तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मधु शर्मा गौतम मैम। जी हाँ, म्यूज़िक की लेक्चरर हैं एसडी कॉलेज में। इनके साथ हमने पहले भी एक बार बात की थी, पर आज हम किसी टीचर से बात नहीं करने आए। आज हम किसी मैम, मैं आपको खुद बता दूं, आज हम आपसे बात करने आए। आज हम मधु शर्मा गौतम से जानना चाहते हैं कि वो कौन है। हम आप नहीं जानना चाहते आप टीचर हैं, हम क्या करते हैं। आपकी स्माइल में जो पॉजिटिविटी है ना मैम, वो मैं फील कर सकती हूँ क्योंकि मैं आपके सामने हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी वो पॉजिटिविटी फील करें, और हमारे साथ इनकी बेटी भी है आज। तो चलिए पहले मैम से बात करते हैं, फिर एक और चीज़ बीच में थोड़ी सी बात और करेंगे, क्योंकि मदर्स डे आ रहा है, आप सब जानते हैं, तो इसलिए थोड़ा मदर डॉटर बॉन्ड को भी हम सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए आज का इंटरव्यू, आज की बातचीत शुरू करते हैं। तो हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। सबसे पहले तो मैम, आज का दिन कैसा गया आपका? बहुत अच्छा, जैसे रोज के दिनों की तरह ही थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस में बिजी थे, घर के काम में बिजी थे, तो कुल मिलाकर के पता ही नहीं चलता कि दिन हमारा किस तरह से जा रहा है। ओके, तो फैमिली के साथ एक अलग टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है आपको इससे? बिल्कुल। जैसे अभी आपने कहा कि हम पॉजिटिविटी के साथ इस समय को लें, तो यही एक समय है जो हम पूरे 24 घंटे अपनी फैमिली के साथ बिता पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा से ये समय फिर से आने वाला है हमारे साथ, कि हम इस तरह से पूरा फैमिली के साथ पूरा मतलब अपना समय बिता पाएँ, अपना फेवरेट खाना बच्चों को खिला पाएँ। क्योंकि बीइंग वर्किंग लेडी, थोड़ा सा जो हम कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ता है अपनी फैमिली और बच्चों के समय के साथ, उनको हम इतना समय नहीं दे पाते हैं। और कुछ हमारा सब्जेक्ट ऐसा है, संगीत मेरा जो सब्जेक्ट है, उसमें हमारे पास जो रेगुलर टीचिंग वर्क है उसके अलावा भी काफ़ी काम रहता है, और फेस्टिवल्स होते हैं, तो उस वजह से कहीं ना कहीं मतलब अंदर से ये फील होता है कि हम फैमिली को वो टाइम, अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते हैं जो और पेरेंट्स दे पाते हैं। तो अब जैसे आपने कहा कि पॉजिटिविटी की बात करेंगे, तो पॉजिटिविटी इसमें मैं केवल यही देख रही हूँ कि यही एक समय है कि जो मैं अपना पूरा 24 घंटे अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को दे पा रही हूँ। तो मैम चलिए, हमने शुरू किया एक पॉजिटिव नोट से। तो मैम हम बात करते हैं, चलिए आपके स्टार्टिंग से ही बात करते हैं, आपकी लाइफ की स्टार्टिंग की। जब आप बचपन में थे, स्कूल में थे, कहाँ से आपने स्कूलिंग की, कहाँ से आपने +2 में क्या ग्रेड्स आए थे? क्योंकि ग्रेड्स मैम वो छुपाने वाली चीज होती है ना पर कोई बात नहीं है, थोड़ा हंसी मजाक से मैम रिवील तो होगा। नहीं, ऐसा है, ग्रेड्स की अगर मैं बात करूंगी तो हमारे घर में एक बहुत ज्यादा पढ़ाई का माहौल रहा। ब्रदर जो है, मेरे बड़े भाई हैं, वो सीए हैं। Okay. मेरी जो छोटी सिस्टर है वो भी, उन्होंने एमए किया इंग्लिश से, और वो गवर्नमेंट स्कूल में देवप्रयाग में टीचर हैं। Okay. इंग्लिश की टीचर हैं। तो एक घर में जो माहौल था वो बिल्कुल ऐसे पढ़ाई का माहौल बिल्कुल रहा हमारा। और मेरे मदर और फादर, वो दोनों, मतलब सब लोग हैरान होते थे ये जान करके, हम तीनों को देख करके, कि जो इनके पेरेंट्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो वो अपनी लाइफ में पढ़ नहीं पाए किसी भी परिस्थिति की वजह से। पर मेरे पेरेंट्स का एक सपना था कि मेरे बच्चे जो हैं वो खूब पढ़े। तो हम तीनों ने बहुत बहुत मेहनत की इसके लिए। सुबह, मुझे अभी भी याद है, मतलब कि मेरी मम्मी ने हमारे साथ इतनी मेहनत की हुई है कि हम लोग सुबह जब उठते थे, सुबह बाहर अंधेरा होता था। मुझे बहुत छोटे थे तो मुझे टाइम तक याद नहीं है कि कितना टाइम, बस मुझे ये याद है बाहर अंधेरा होता था और मम्मी हमें उठा करके किचन में काम करने चले जाते थे हमारे लिए दूध वगैरह लेने के लिए। तो हम
जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को नहीं पता होता कि हमारे लिए कितना बिल्कुल। जरूरी है इस टाइम स्टडीज के लिए, है ना। तो मेरी मम्मी ने ना पायल पहनी होती थी पैरों में, और वो पायल की हम मम्मी जैसे किचन में जाते थे और हम सो जाते थे। नानी बताते हैं जब भी नानी के घर जाते हैं। ये मैम हमारे ये साथ नानी आज से truth स्टोरी वाली सुनने चीजें को बताने मिलती वाली है। तो हम सो जाते थे, और जैसे ही मम्मी रूम के अंदर एंटर होने वाले थे वो पायल की आवाज हाँ। आती थी, हम उठ के हाँ अम्मा हम मतलब पढ़ रहे हैं। तो शायद मम्मी ने देख लिया किसी दिन, तो मम्मी ने बहुत चालाकी की हमारे साथ कि मम्मी ने वो पायल के डाल घुंघरू दी। हाँ। घुंघरू निकाल दिए उसके, और ताकि Okay. क्योंकि हमने नोटिस ही नहीं किया कि पायल तो थी पैर में। और फिर उस दिन हम तीनों पकड़े गए और अच्छे से हमारी क्लास लगी। ओके तो मतलब पढ़ाई का माहौल शुरू से रहा है। और मैम ठीक है। कंपटीशन भी अच्छा खासा रहा होगा, क्योंकि आप सिबलिंग्स थे 3, आपने बोला आप 3 भाई बहन हैं, तो इसमें कंपटीशन भी होता है ना कि बड़ा सीए बन गया तो फिर मेरे को भी अच्छा ग्रेड्स लाने पड़ेंगे, या फिर मतलब अगर किसी के 80% आ जाते हैं तो फिर छोटे वाले को लगता है यार इससे कम आएंगे तो मम्मी पापा से डांट पड़ेगी, तो नहीं, ऐसा कुछ था? हमारे घर में मैंने कहा ना पढ़ाई का ऐसा, जो मेरे ब्रदर हैं वो हमेशा उन्होंने मतलब पेरेंट्स ने कोशिश की कि हम एक एटमॉस्फेयर दे बच्चों को, पर मेरे ब्रदर ने जो किया वो एक पढ़ाई के लिए जो गाइडेंस दे सकते थे वो मेरे बड़े भाई ने हमें गाइड किया कि किस तरह से पढ़ना है। और मतलब वो जब हम छोटे थे तब तक तो मम्मी स्ट्रिक्ट थे, उसके बाद शायद मम्मी जब हम बड़े होने लगे +2 तक पहुंचे मम्मी थोड़ा सा लीनियंट हो गए, बट वो जो मम्मी की जगह थी वो भाई ने ले ली। वो मेरे भाई ने ले ली थी। कि उनका कहना ये है, अभी भी ब्रदर मेरे यही बोलते हैं कि जैसे अब हमारे बच्चे हैं कि हमें इनको फोर्स नहीं करना है कि इनको क्या फील्ड लेनी है, बिल्कुल। आप फील्ड चूज करिए, उसके बाद मेहनत हम करवाएंगे आपसे। तो मतलब अगर म्यूजिक भी करना है तो वो किस तरह से हर जगह मेरे साथ रहे इन्वॉल्व, और पढ़ना है तो एक्सट्रीम लेवल पे जाके आपको पढ़ाई भी करनी है। मेरी सिस्टर देखिए, मेरी सिस्टर ने +2 में हरियाणा में मेरी सिस्टर की 5th पोजीशन थी और कुरुक्षेत्रा में टॉप किया था। तो उसका भी एक अलग, बिल्कुल जब मेरी सिस्टर का रिजल्ट आया तो ब्रदर ने उस दिन इतना सीन क्रिएट किया कि उस टाइम हमारे टाइम में रिजल्ट इस तरह से ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं था। तो रिजल्ट देख कर आए बुक वो पेपर में आता था तो? हाँ वो पेपर में प्रिंट पेपर में होके आता आता था था, तो? हाँ। अच्छा, और अच्छा। बुक शॉप पे जाके उसमें डिटेल मार्किंग वगैरह जो होती थी, तो ब्रदर वो देख करके आया। और मुझे बिल्कुल याद है कि हम लोग छत पे खड़े थे और ब्रदर ने उसको मतलब बिल्कुल रुला दिया कि वो बार बार पूछे भैया मेरे कितने मार्क्स आए, भैया मेरे कितने मार्क्स आए। तो बहुत डांटा उसे कि क्या सोचा था कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 70% नंबर आ जाएंगे कि इतने नहीं, मतलब बहुत डांटा उसको कि इतनी पढ़ाई से क्या 70% मार्क्स आते हैं। मतलब लिटरली मुझे याद है कि जब वो उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी, तब बोला है कि इतनी पढ़ाई से 70% मार्क्स थोड़ी आते हैं, 86% मार्क्स हैं तेरे। मैम जैसे आप अपने भाई की बात बता रहे हैं, मैं एक छोटा सा किस्सा अपनी लाइफ का शेयर करूँ तो मेरा भाई और मैम 3 साल का गैप है हम दोनों में, मेरा बड़ा भाई हमारे है, भी। और वो ना कनाडा जा चुका है मैम। तो पहले जब वो यहाँ था तो हम इतना ज्यादा लड़ते थे, 24 घंटे हम लड़ते ही रहते थे, और मेरी मम्मी कहती थी कि तुम दोनों साइड एक कोने दूसरे कोने में हो जाओ, अपने अपने कमरों में जाके बंद हो जाओ। पर इस टाइम जब वो, जैसे अब मेरे को कोई भी दिक्कत होती है, मैं इस फील्ड में आई हूँ, मैं अपना काम शुरू किया है, तो वो ऐसे गाइडेंस मेरे साथ चल रहा है इस टाइम, और मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि यार ये बॉन्ड हमने तब शेयर क्यों नहीं किया जब वो यहाँ था मेरे पास। तो ये चीजें मैम होती है। तो मैम आप बताइए आपकी 10th में कितने ग्रेड आए थे? 10th में आई पता है ना? गॉट नहीं, ओके ठीक है, उसके लिए भी सरप्राइज है। ये मैंने 72% मार्क्स थे मेरे। मैम उस time तो और बहुत हरियाणा बोर्ड में तो आई थिंक बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, ये बिल्कुल, मैम, 72%। बहुत डिवीजन होती थी ना हाँ, तब तो। शुरू से मतलब मैं अपने स्कूल लेवल से ही, जो हम क्लास में हम फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स थे, एक हमारा एक ग्रुप था कि वो 5 में ही ऊपर नीचे होता रहता था, कभी कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे आ रहा है। तो शुरू से ही हम लोग ये थे कि जैसे 8th क्लास में मेरे 82% मार्क्स आए थे, और मैरिट थी मेरी। तो हम लोग ना थोड़ा गांव की बैकग्राउंड से थे, तो मेरे जो ताऊ जी ने बोला कि जैसे ना अब तो शायद थोड़ा सा गर्ल लिटरेसी की और ज्यादा हो गया ना, उस टाइम तो इतना नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि वो हमेशा पेरेंट्स को बोलते थे कि बस 8th करवाना और जरूरत नहीं है करवाने की। फिर उन्होंने कहा कि
8th में मेरे अच्छे मार्क्स आए तो बोले कि हाँ ठीक है, पढ़ाई में तो ये ठीक है, चलो इसको 10th भी करवा दो। मतलब जब आप पूछ रहे हैं ना कि मार्क्स कैसे थे, तो वो उसी मार्क्स के बेस पे आगे गए थे एक आगे की भी 10th करा दो, चलो +2 करवा दो। 10th के बाद अच्छा है तो +2 करवा दो। हाँ अच्छा, वही रहा। ठीक है। फिर +1 +2 हमने कॉलेज से किया। कॉलेज में भी मैंने अपने कॉलेज में 5 साल मैंने अपने कॉलेज लेवल पे टॉप किया था। और यहाँ पे मैं एक चीज में मतलब जो अपनी लाइफ को याद करती हूँ, मेरी जो दादी माँ थे, मैं कहती हूँ कि आज के समय में शायद इतनी ब्रॉड सोच किसी की होगी कि नहीं होगी। मुझे याद आता है जब मैं +2 में थी तो वो जो मेरी दादी माँ थे वो हमारे साथ ही थे, बेड रिडन थे, वो चल फिर नहीं सकते थे। तो मैं बेसिकली गढ़वाल से हूँ, तो दादी को ना हिंदी नहीं ज़्यादा आती थी और हम लोग गढ़वाली बोल नहीं पाते थे, समझ लैंग्वेज है पहाड़ी भाषा, हाँ, जो पहाड़ों में यूज होती है। हाँ, उत्तराखंड से उत्तराखंड की बिलोंग भाषा। तो ब्रदर और सिस्टर वो कम समझते थे। हम तीनों में मैं ही थी जो ठीक ठाक समझ लेती थी। तो ब्रदर उस टाइम पढ़ रहे थे, सीए कर रहे थे, तो वो अपना बिजी रहते थे। तो मैं क्या करती थी कि मैं हमेशा दादी के साथ बैठ जाना मैंने, और अपना प्रैक्टिकल बना रही हूँ, साइकोलॉजी था मेरे पास, तो उसकी प्रैक्टिकल बनानी है, तो दादी के साथ बैठ के बातें करनी। तो मुझे उस टाइम याद आता है कि मेरी ग्रैंड मदर ने मुझसे पूछा कि कितनी तक पढ़ाई करेगी। तो मुझे अब दादी को समझाना था, उनको एमए, अच्छा मैं भी +2 में थी, एमए से ऊपर तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ? तो मैंने काउंट किया कि कितना, 12 13 14 15 16 17, एमए तक मुझे 17। तो दादी ने मुझसे पूछा कि कितनी क्लास तक पढ़ोगे, तो मैंने बोला कि दादी 17वीं तक पढ़ूंगी। अब मैं सोचती हूँ, मुझे हंसी भी आती है और कि अच्छा उसके बाद नौकरी मिल जाएगी। मैं कहा हाँ मिल जाएगी, कॉलेज में नौकरी मिलेगी। अच्छा ये मेरा सपना था, मैं शुरू से कहती थी, मतलब कि वो शाहरुख खान का जो एक डायलॉग है ना कि भाई आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी है ना, तो वो मैं कहूंगी। मतलब मैं बचपन से ही मुझे था कि मुझे कॉलेज में पढ़ाना है। मुझे बहुत अच्छा लगता था अपनी टीचर्स को देख के, इतनी मतलब ब्यूटीफुल टीचर्स और स्मार्ट टीचर्स, कि मुझे तो बस कॉलेज में ही जॉब करनी है, मुझे स्कूल में जॉब नहीं करना। उनको तो उनका भी सपना पूरा हो गया, इतनी ब्यूटीफुल टीचर, इतना मीठा बोलती है। तो मतलब आप देखिए, मैंने दादी को उस टाइम बोला कि हाँ 17वीं तक पढ़ूंगी, तो बोल रहे नौकरी करेगी उसके बाद। मैंने कहा हाँ कॉलेज में नौकरी मिल जाती है उसके बाद। अच्छा उस टाइम कुछ बच्चे होते हैं ना, तो ज्यादा नहीं पता होता कि उसके बाद क्या पढ़ना, तो ऐसा लगता है कि भी पढ़ाई की और हमें नौकरी मिल जाएगी, पर नहीं, ऐसा नहीं था। पर अच्छा दादी को मैंने बोला कि भाई हाँ, तो उन्होंने बोला कि सैलरी कितनी तक मिल जाएगी। तो उस टाइम तो कॉलेज की जॉब और बड़ा वो लगता था, तो मैंने बोला कि 7-8 हजार तक की होगी सैलरी। मैं वो कह रही हूँ ना, कोई आइडिया नहीं था कितनी सैलरी होती है, कुछ भी नहीं। वो 7-8 हजार मैंने अपनी तरफ से बहुत मैक्सिमम सोच के कि भी इतनी सैलरी मिलेगी। तो और दादी बड़े खुश हुए सुन करके, उन्होंने मेरी मम्मी को बुलाया फिर कि जा अपनी मम्मी को बुला। और मुझे ना वो दिन बिल्कुल वो भी अच्छे से याद है। उन्होंने मेरी मम्मी को बुला करके कि ऐसा है कि इसकी शादी मत करना जल्दी, अच्छा, बिल्कुल भी, ठीक है, और इसको पढ़ने देना जितना पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि ये एक मेरी दादी का आशीर्वाद था। और मुझे बहुत उनकी सोच देखे कि किस एज में और किस टाइम पे, मतलब जब जो पुरानी लेडीज तो बिल्कुल पक्ष में ही नहीं होती है लड़कियों को पढ़ाने के, और वो पूरा उन्होंने कि हाँ पढ़ाओ। तो वो सपना फिर कहीं जाकर के सच हुआ। पूरा था आपको, पूरी फैमिली की फैमिली का पूरा सपोर्ट था। मेरे माइंड में क्वेश्चन आया अभी कि म्यूजिक कब डिसाइड किया कि आपके म्यूजिक की फील्ड में आगे जाना है? म्यूजिक के फील्ड में क्या बचपन से, मतलब आप कॉम्पिटिशंस करते थे उसके बाद? बचपन से मुझे कहते ना पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। मेरी मम्मी मुझे बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब जब मैं पैदा हुई थी, तब की मुझे बताते हैं कि उस टाइम तो हम गांव में ही थे, और मेरे ताऊ जी आए शहर से, हिसार रहते थे वो। तो वो मम्मी बताते हैं कि उन्होंने ऐसे करके मेरे बिस्तर के पास ना रेडियो ला के रख दिया। अच्छा, उस पे सॉन्ग चल रहा था FM में। तो मम्मी कहते बहुत छोटी थी, कुछ दिन की, और वो जैसे ही आवाज आई ना गाने की, वो फट से कह रहे उस तरफ ध्यान करके वो देखने लगी। और मेरे ताऊ जी ने भी उस टाइम कहा कि भी इसको देखो जरा, ये कैसे म्यूजिक से अट्रैक्ट हो रही है, गाना सुन के एकदम भी लगता है कल को ये भी गाना ही गाएगी। मतलब उन्होंने अननोइंगली ये बात कही, बट देखिए डेस्टिनी शायद यही थी। डेस्टिनी थी। उसके बाद जब हम थोड़े से बड़े हुए, फिर हम लोग यमुनानगर शिफ्ट हो गए, फादर की जॉब थी वहां पर। तो वहां पे हम क्या करते थे कि म्यूजिक ने शुरू से ही मुझे अट्रैक्ट किया
कि वहाँ पे एक मंदिर था और मंदिर में एक पंडित जी थे, वो बहुत अच्छा गाते थे। अब मुझे उनकी शक्ल भी याद नहीं है, बट मुझसे कोई पूछता है तो मैं उनका नाम जरूर लेती हूँ कि म्यूजिक की तरफ पहला अट्रैक्शन जो कहते हैं ना डालने वाले, वो वही थे। मुझे नाम नहीं याद है उनका, कोई बहुत छोटी 4th क्लास तक हम लोग यमुनानगर में रहे, तो तब तक की मैं बता रही हूँ कि उनके पास मैं और मेरी सिस्टर, हम और मेरी 1 फ्रेंड्स और थी, तो हमारा एक ग्रुप था। बच्चे कहीं भी खेल रहे हो, हम लोग शाम को मंदिर में मिलते थे। क्यों? कि पंडित जी के पास बैठ के वो भजन सिखाते थे और वो बड़ा अच्छा ढोलक बजाते थे, उनको सुनना हमने। फिर जैसे मेरी मम्मी को कोई बुलाए ना बुलाए कीर्तन में, मैं और मेरी सिस्टर हम बहुत फेमस जोड़ी थे, तो लोग अट्रैक्ट होते थे कि भी छोटी आप 4th क्लास में क्या एज रही होगी, और मेरी सिस्टर मुझसे भी 3 साल छोटी है। अच्छा। तो हम दोनों की जोड़ी थी जो हर किसी के घर में इनवाइटेड होते थे। हाँ, कीर्तन ये भजन सुनाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो वहां से तो डेस्टिनी थी आपकी कि आपने म्यूजिक की तरफ ही जाना था, बचपन से आप अट्रैक्ट होते थे। ब्रदर मेरे कॉमर्स के स्टूडेंट थे, तो उनको था कि ये पढ़ने में अच्छी है, कि चलो ठीक है म्यूजिक हॉबी रख लो और ऐसा करो +1 में कॉमर्स दिलवा दी मुझे। ट्रायल क्लासेस नहीं होती जब 10th का रिजल्ट आने वाला होता है ना, तो वो उसमें कि चलो आप ना ऐसा करो कॉमर्स ले लो और ऐसा करना CS करना इसके बाद और लॉ करना। तो ये हमने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। बट वो कहते हैं ना कि जब म्यूजिक आपको बुला रहा होता है तो मुझे सच में कह रही हूँ, ठीक है मैं बहुत स्टूडियस थी, मैंने कॉमर्स पढ़ने की कोशिश की, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अकाउंट्स नहीं समझ आया। अकाउंट्स मेरे को ब्रदर बोलता था कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तेरे को, कि ये क्रेडिट में जाएगा और ये डेबिट में जाएगा। मैं कहती थी ये डेबिट में ही क्यों गया, ये क्रेडिट में मतलब मैंने बहुत ज्यादा दिमाग खाना, तो भैया को भी लगा कह रहे ऐसा है तू रहने दे, तू तेरा म्यूजिक बेस्ट है, वहीं पे एक्सेल अपना दिखाओ अपना। और फिर पर ये है कि अगर म्यूजिक लेना है तो फिर म्यूजिक भी उस तरह से लेना है कि अचीवमेंट होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि भी हाँ ऐसे ले लिया। मेरे फादर कहते हैं, आपने ये बात बताई एक्सेल की, मेरे फादर कहते हैं कि वो चीज करो जिसमें तुम एक्सेल करो, किसी चीज में मीडियोकर बनने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल करो जिसमें तुम एक्सेल करो। तो मैं बच्चों को भी अभी भी ये बात कहती हूँ, जैसे मेरे स्टूडेंट्स को मैं कंपटीशन में लेके जाती हूँ ना, मैं उनको यही बात कहती हूँ कि हम जा रहे हैं पूरा मेहनत करके, हम फर्स्ट आने के लिए जा रहे हैं। हम इसलिए नहीं जा रहे कि जो फर्स्ट आए और वो बताया कि हाँ इतने सारे पार्टिसिपेंट्स थे और मैं उसमें से फर्स्ट आया, है ना, तो इसलिए नंबर बनने नहीं जा रहे, हाँ नंबर ये हम जीतने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो मैं समझ गई आप म्यूजिक की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा। तो चलिए हमारे साथ एक प्यारी सी बच्ची बैठी है, इनसे बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? चित्रांशी गौतम। चित्रांशी गौतम, कौन सी क्लास में आप? 8th। देखो बच्चे, लॉकडाउन चल रहा है इस टाइम लॉकडाउन के अंदर आप कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं? क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स देख रहे होंगे इनको, वो भी चाहेंगे ना कि उनके बच्चे लॉकडाउन में कुछ प्रोडक्टिव करें, तो आप क्या प्रोडक्टिव करते हो? वो फुल लाइफ एंजॉय कर रही है। स्कूल जाना नहीं, मस्ती करनी है पूरा। तो क्या करते हो टाइम पास के लिए आप? डांस, हेडफोन लगा के मैं डांस करती हूँ मेरे के सामने। अच्छा। पहले तो मैं जिम जाती थी पर ये कोरोना ने बंद करवा दिया। चलिए कोई बात नहीं, अभी ब्रेक लिया है, 1 महीने का ब्रेक लिया है। इस टाइम सेफ भी नहीं है बात। जाओ। मैं डांस करती हूँ गाने और थोड़ा जोर से बोलना, ठीक है? और मैं बैडमिंटन खेलने जाती हूँ। आप भी गाना गाते हो? ओ कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि मम्मा की बेटी भी सिंगर हो ना। तो गाती है तो फिर ये मना क्यों, इतना सैड रिएक्शन क्यों था? कहीं आप सुन ना लो। अच्छा वो वाला, नहीं ऐसे अभी सुनाना शौक पड़ेगा। चढ़ा देखो है। अभी मम्मा भी सुनाएंगे, मम्मा की बेटी भी सुनाएगी। अब म्यूजिक के घर अब यहाँ आए हैं तो हम मैम से गाना सुनने भी ना कैसे जाएंगे, है ना, ये तो बात है ना। तो चलिए आप बताइए कि लाइक मदर्स डे आ रहा है, कुछ प्लानिंग किया आपने मदर्स डे की कि कैसे अपनी मम्मा को खुश करने वाले हो? मैं माना मैं सरप्राइज खराब कर रही हूँ, पर फिर भी तो हाँ मैं बोलने वाली थी सीक्रेट खराब हो जाएगा मेरा। पर चलो थोड़ा आइडियाज, और बच्चे भी तो देख रहे हैं, उन्हें भी तो देना होगा ना सरप्राइज। आइडियाज नहीं होंगे उनके पास क्योंकि बाहर तो कोई जा नहीं सकता इस टाइम। मम्मा को सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है आपको? हाँ, चित्रांशी क्या ऐसा करे कि मम्मा खुश हो जाए? अच्छे से पढ़ाई। ये तो दिल की बात बोल रही है, अच्छे से पढ़ाई। चित्रांशी अच्छे से पढ़ाई करेगी तो मम्मी खुश हो जाएगी। अब ये मदर्स डे पे सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने वाली है, इसका मतलब ये तो गलत बोल दिया। शाम को 5 बजे तक पढ़ती रहेगी चित्रांशी। बिल्कुल ये करने वाला। नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम सरप्राइज खराब नहीं करते, हम नहीं पूछते इतना। तो अच्छा मम्मा डांटती है, मम्मा वो स्ट्रिक्ट मम्मा है या फिर वो फ्रेंडली मम्मा है? क्योंकि जैसे मेरे को दिख रहा है वैसे तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होंगे, तो आपके हिसाब से कैसी है? मम्मा मारती है, मम्मी डांटती है, कैसे है मम्मा?
जब कुछ ऐसा कुछ करो तो डांट, अगर कुछ ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे तो मार भी होती है। कितनी मार पड़ती है? एक दो स्लैप्स। एक तो वो जोर दूसरे से पे कब पहुंचे हम? मतलब बस कहने के लिए। दूसरे पे कब पहुंचे हम? अरे वो तो ऐसे बोला ना टाइम। मैम आपने बोला ना दूसरे पे कम पहुंचा, मेरी मम्मा बोलते दूसरे पे ही तो सुनती है तू। पहले पे तो सुनती ही नहीं। अरे ये इतनी लेजी है छोटे से अभी, बल्कि हम थोड़ी देर पहले ही ना इसका याद कर रहे थे कि जैसे मेरे को जॉब के लिए जाना होता तो छोटी सी थी ये, 3-3.5 साल की थी, तो मैंने जॉब शुरू किया था कॉलेज में, मेरी एसटी कॉलेज जाना शुरू किया था मैंने। तो इसको मैंने क्या किया कि चलो थोड़ी देर ट्यूशन के लिए, साथ वाले आंटी थे उनकी बेटी बीकॉम किया हुआ था कि चलो वहां पे पढ़ लेगी। तो एक दिन लिटरली वो आंसू निकाल के रोई कि भाभी ये इतना दुखी करती है, इसको कुछ कहो। कह रहा हूँ, उठ रहा हूँ, कोई काम दे दो, अब मुझे सुसु आया है। और जाओ ट्यूशन टीचर को रुला दिया इसने। बिल्कुल। वहाँ पे मैं सो भी जाती थी। और जब ज्यादा हो गया तो दीदी मुझे नींद नहीं आई है, चलो वहीं पे मैं वहीं पे सो जाती थी। तो मैं कई बार मैं सोचती थी आज चित्रांशी ने बहुत पढ़ाई की होगी, कह रही कुछ नहीं, इसको तो सो गया है। ट्यूशन टीचर रुला दी चित्रांशी आपने। हाँ आपको याद है ये सीन सारे? याद है, थोड़ा थोड़ा याद है। थोड़ा वो थोड़ा। याद है जब वो घर पे आए थे। अच्छा, आपने लास्ट मम्मा से डांट कब खाई थी? मैंने अभी अभी तो खाई नहीं। थोड़ी देर अभी पहले। थोड़ी देर पहले खाई है। अच्छा ठीक है। आप कौन से स्कूल में वैसे? मुरलीधर डीएवी। मुरलीधर डीएवी। वैसे जब अगर घर में मम्मा टीचर होते हैं, पापा टीचर होते हैं, आपके एग्जाम्स होंगे 7th क्लास के, ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, तो आपने ऑनलाइन एग्जाम्स पूरे लॉयलिटी से दिए हैं या कुछ Secret? ठीक ठीक, बस वैसे इतने ही वो नहीं करी, बस मैथ्स में 2-3 वो। दीदी से पूछने पड़े। पर मम्मा जब टीचर होती है, मैं जानती हूँ ये चीज ना, जब घर में कोई एक टीचर होता है ना, चीटिंग तो नहीं करने देते। हाँ, वो स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत टीचर्स हैं, बहुत मेरी सिस्टर टीचर्स हैं, तो मैं भी ये चीज समझ सकती हूँ कि चीटिंग तो नाम नहीं ले सकते हम अपने घर में इस चीज का। तो मैम चलिए वापस आप पे आते हैं। अब आप बताइए कि जब आपने अपनी 12th खत्म कर दी, आपने ऑप्ट कर लिया म्यूजिक की तरफ, आपने चलो आपकी डिग्री भी हो गई, फिर आपने ये स्ट्रगल क्या था, आपकी शादी किस एज में हुई, उसके बाद आपने ये लेक्चरर की जो जॉब आपको मिली, इससे पहले आप कहीं और भी जॉब करते थे, कुछ ऐसा शेयर कीजिए हमारे एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का। जॉब के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था, क्योंकि मतलब मैंने कहा ना, जब स्टूडेंट होते हैं हम सोचते हैं कि हाँ हम पढ़ लेंगे और हमें ऐसे ही निकलते ही जॉब मिल जाएगी। ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ। 2002 में मैंने एमए फाइनल किया, और एमए फाइनल जैसे मई में होते हैं एग्जाम, और जून में नेट का जो पेपर होता है, मैंने कहा ना हमारे घर में बड़ा स्ट्रिक्ट सा माहौल था। मेरे ब्रदर ने मेरे सिर पे तलवार लटका दी थी कि हर हालत में नेट क्लियर होना चाहिए, पहले तो जेआरएफ होना चाहिए, नहीं तो नेट तो क्लियर होना ही चाहिए। तो और उस टाइम क्या था कि बहुत ज्यादा हवा भी हुआ करता था, अब तो जल्दी जल्दी नेट क्लियर हो जाते हैं सभी के, पर उस टाइम क्या था, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, और ऐसे हवा होता था हमारे टाइम में कि भाई कि एक यूनिवर्सिटी से किसी एक ही स्टूडेंट का होता है। ओके। तो मतलब पर, और इसलिए बच्चे क्या कहते थे कि अभी तो हम देखने जा रहे हैं कि पेपर का स्टाइल क्या होता है। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि ऐसा है, तुम्हारे ऊपर ये बिल्कुल अप्लाई नहीं होता, ये कोई मतलब नहीं है कि तुम पेपर देखने जा रहे हो कि कैसा, ट्रायल का कोई मतलब नहीं है, पहले तो जेआरएफ होना चाहिए, नहीं तो नेट तो होना ही चाहिए। ठीक है। और मैं इतना डर गई, मतलब हम ना पढ़ाई को लेके बहुत ही मतलब हॉस्टल जैसा माहौल था हमारे घर में कि कुछ करना है। देखिए हमारे पास ना अप्रोच थी ना पैसा था, केवल एक है कि हमको एक चीज पता थी कि मेहनत करेंगे, मार्क्स अच्छे लेंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुनवाई होगी उस चीज की। तो आप मतलब इतना प्रेशर हो गया उसको लेके माइंड में कि जब मेरा नेट का पेपर था, और नेट के पेपर से एक दिन पहले मेरा बीपी डाउन हो गया। मुझे ये भी नहीं पता था कि इस चीज को बीपी डाउन होना कहते हैं। टेंशन से, मतलब मैं सोच रही हूँ, और मतलब बुखार भी नहीं था, और मेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। फिर चेक करवाया तो वो बीपी डाउन था, तो मैं पढ़ नहीं पाई मतलब। और मुझे याद है मैं अपनी मम्मी को ये बोल के गई थी जब पेपर देने गई कि मम्मा मैंने ना 6th में म्यूजिक सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट ऑप्ट किया था कि 6 से लेके एमए तक जो मैंने अगर कुछ पढ़ा होगा ना तो उसकी परीक्षा आ जाए, क्योंकि मैं बिना पढ़े जा रही हूँ। अच्छा, तो फिर ये है कि चलो पेपर दिया, हो गया। उस टाइम मतलब मैंने उस टाइम ना नेट के साथ
एमए के साथ ही नेट जेआरएफ मेरा क्लियर हुआ, और उसका भी एक वही सेम स्टोरी जो मेरी सिस्टर के साथ हुआ, मेरे ब्रदर ने बिल्कुल मेरे साथ भी वही किया कि हम लोग रिजल्ट देखने जा रहे थे वहाँ यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी के यूके लाइब्रेरी में रिजल्ट लगा होता था, तो हम देखने गए तो मेरी एक बहुत सीनियर थे, रिसर्च स्कॉलर थे, वो सामने से बड़ा कूदते हुए आ रहे कि नेट क्लियर हो गया मेरा। मैं आपको बता नहीं सकती मेरी हालत क्या थी कि मैंने कहा बस गए, आज भैया बिल्कुल नहीं छोड़ेगा कि एक नेट क्लियर होता है वो ये आ गई है और मैं गई। अब तो एक ही होता था उस टाइम पे, एक या मतलब दो सुनना हाँ। सुनते थे ना जो रूमर्स, तो स्टूडेंट्स बड़ी जल्दी क्रिएट करते हैं ना, कोई पेपर्स पे तो कोई बात नहीं होती है, स्टूडेंट्स तो एक ने दूसरे को दूसरे ऐसे। अब हम देखते हैं जब हम टीचर की तरह कि बच्चे ना टीचर को बाद में सुनेंगे, आपस में अफवाह पहले फैला देते हैं। तो वहाँ गए लाइब्रेरी, मेरा ब्रदर उस टाइम सीए कर रहा था, और मैंने जाके कि हाँ रिजल्ट देखने आई हूँ, तो वो मेरे से पहले ही वहाँ खड़ा था। तो कह रहा क्या हुआ, मैंने कहा भैया रिजल्ट का क्या रहा, मतलब उसने मुझे बहुत डांटा, कह रहा इतना पढ़ के ये हो जाता, मतलब हमारे माइंड में भी नहीं आया कि ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा कोई नेट क्लियर नहीं हुआ तेरा। ओके और मैंने कहा भैया ये कैसे होगा, अब नहीं छोड़ेगा, यहाँ तो प्यार से बोल रहा है, घर जाके बताएगा। और कह रहा तेरा जेआरएफ क्लियर हुआ है। मैंने कहा ओ मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, मैंने सोचा भी नहीं था कि अभी मैंने एमए के एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट भी नहीं आया था। और मैंने उसके बाद मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ, फिर मैं डिपार्टमेंट में जो हमारे क्लर्क सर थे उनके पास गई कि सर मेरा ऐसे जेआरएफ क्लियर हो गया, अब क्या? वो कह रहे पता नहीं। मैंने कहा भाई अब मुझे गाइड कौन करेगा? कह रहे डिपार्टमेंट में अभी तक कोई आया नहीं, मेरे इतने साल हो गए मुझे कोई जेआरएफ क्लियर हुआ ही म्यूजिक डिपार्टमेंट से, तो मेरे को नहीं पता कि क्या करना है अभी। तो फिर मैंने उन्होंने मुझे वहाँ पे पीएचडी सेक्शन जो एडम ब्लॉक में है वहाँ भेजा कि आप वहाँ से पूछो कि क्या होगा। तो उन्होंने ऐसे ऐसे मतलब मुझे गाइड किया कि आप ऐसा करो कि भाई ये सारी एक फाइल बनती है, और आप एमए का मुझे प्रोविजनल रिजल्ट निकलवाना पड़ा, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल था एमए में। तो वो फिर उन्होंने कहा कि आपकी फाइल बनेगी, वो यूजीसी जाती है कि जहाँ से आप पीएचडी करना चाहते हो, तो आप पीएचडी में यहाँ से करना चाहते हो तो आप यहाँ पे रजिस्टर करवाइए, और आपका गोल्ड मेडल है तो आपको यूआरएस मिल जाएगा। 1 साल लगता है जेआरएफ आने में, उस टाइम जो प्रोसीजर था। तो वो बोल रहे कि आपका गोल्ड मेडल है तो आप ऐसा करो यूआरएस के लिए अप्लाई कर दो, तब तक यूआरएस ले लो, और फिर आप उसके बाद वो भी आ जाएगा। हाँ वो भी है ना। तो जेआरएफ आएगा तो हम जेआरएफ में उसको कर देंगे। अच्छा मेनवाइल जब तक इसका रिजल्ट आया था तब तक मैंने एमफिल ज्वाइन कर ली थी। और मैं एमफिल कर रही, हाँ एमफिल अभी बंद हुई है ना, अभी बंद हुई है थोड़ा टाइम पहले। मैंने एमफिल ज्वाइन कर लिया था। तो वहीं पे एक मैम थे वहीं यूनिवर्सिटी में ही, कोई एडम ब्लॉक में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे थे किसी, उन्होंने मुझे उस टाइम गाइड किया कि बेटा ऐसा है कि एमफिल के बाद पीएचडी तो आपको करनी पड़ेगी, फिर भी हायर डिग्री क्योंकि पीएचडी है। तो आप ऐसा करो कि आपका गोल्ड मेडल है, आप यूआरएस अप्लाई करो और पीएचडी ज्वाइन करो। ओके। तो फिर मैंने 1 महीना एमफिल की क्लासेस भी लगाई थी, और फिर मुझे एमफिल बीच में मैंने छोड़ी और पीएचडी के लिए रजिस्टर करवाया। मतलब इतना करके लगा था कि भाई अब जॉब मिल जाएगी। आप सोचिए भी आपके पास यूथ फेस्टिवल के इतने रिकमेंडेड सर्टिफिकेट्स हैं, यूनिवर्सिटी कलर आपके पास है, मार्क्स आपके अच्छे हैं, गोल्ड थ्रो आउट मार्क्स हैं, थ्रो आउट अच्छे मार्क्स 10th से लेके अब तक अच्छे मार्क्स हैं, है ना, और गोल्ड मेडल आपके पास था। तो बिल्कुल लगा था कि, और फर्स्ट टाइम में आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया, तो ये बिल्कुल हाई इस पे होते हैं ना कि हाँ अब मिल जाएगी जॉब। बिल्कुल। पर बिल्कुल इसका उल्टा हुआ, कहीं जॉब नहीं मिली, तब भी नहीं नहीं मिली। मतलब मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट हम कुछ और होते हैं, और जब जॉब के लिए शायद कुछ अलग रिक्वायरमेंट होती है। एक मैंने HPSC के लिए किया था, वो तो बड़ा एक फनी उन्होंने मुझे रीजन दिया ना रखने का। जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मुझे क्या कहा, मतलब 2002 में 3 में मैंने इंटरव्यू दिया HPSC के लिए एक बार। तो मैं हैरान हो गई, उन्होंने मुझे क्या रीजन दिया, मतलब वो छोटी सी लगती थी बहुत, अच्छा, दुबली सी थी, और दुबली सी थी, बहुत ठीक छोटी सी है, थी। तो मैं ना उसके लिए बड़ा बड़ा लगने के लिए साड़ी पहन के गई इंटरव्यू देने के लिए। तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि ठीक है इंटरव्यू जब हो गया, कह रहे बेटा आप खुद तो छोटे से हो, 40 बच्चों की क्लास होती है, आप कैसे संभालोगे, आप कहाँ से लग रहे हो कि आप टीचर हो। मतलब ये रीजन मुझे था, ये मुझे एक रीजन दिया गया, और मैं हैरान हो गई भाई ऐसा भी कोई। मैंने कहा सर नहीं मैं संभाल लूंगी, पर वो शायद कन्विंस नहीं हुए मेरी बात से। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था एक बार। आप कौन से स्कूल का मतलब वैसा
ओके हाँ, क्या बताओ क्या हुआ एक था बारी मैं जब 4th क्लास में थी, जब क्रिसमस पे बच्चे साइन नहीं कराते, 100 साइन कराते हैं, तो क्रिसमस पे सेंटा गिफ्ट देते हैं। नई बात पता चली। ये कब, ये तो यार मेरे को भी नहीं पता तो Next time. नया आया है ये, हम भी करवाएंगे। साइन कराने होते हैं, उसके ऊपर एक छोटी सी 2nd क्लास की बच्ची आई मेरे पास, हाँ। तब मैं प्रीफेक्ट थी। ओके। तो मेरे पास आए, कहते कि मेरे साथ एक और फ्रेंड थी मेरी, बोलती कि दीदी साइन कर दो, तो मैं भी करने लगी। उस मेरे से कॉपी छीन दी, कहती कि आपको तो आती है नहीं, आप छोटे लगता है, आपको साइन ही नहीं करने आता। चलो मैम, उसके लिए वो बहुत बड़ा इंसिडेंट था मैम। नहीं, उसके लिए एक उसके साथ भी ऐसा हुआ ना कि जब आप प्रीफेक्ट बने थे, आपको कैप्टन इसीलिए नहीं बनाया गया था कि आप छोटे से हो। बेटा नेक्स्ट ये टाइम मैम बनना। appearance बहुत फर्क पड़ता है, मुझे लगता है। पर्सनालिटी मैटर करती है कुछ ज्यादा ही आजकल। उसका पूरा इंटरव्यू हुआ था प्रीफेक्ट के लिए, और वो इंटरव्यू उसका कैप्टन के लिए दिया था इंटरव्यू, तो उसने अब बहुत अच्छा इंटरव्यू गया। मैम ने जो जो क्वेश्चंस पुट किए उसने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, उसको प्रीफेक्ट बनाया गया। और कह रही, मैम ने कहा बेटा आप छोटे से लगते हो, कैप्टन नेक्स्ट ईयर बनना। मैम इसी बात पे मैं एक बात बताऊं कि मैं कैप्टन कैसे बनी थी, ऐसे ही चलते फिरते, मतलब इंटरव्यू देने गई, इंटरव्यू देने की बात थी, मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि चलो कैप्टनसी के लिए इंटरव्यू देते हैं। मैंने कहा रहने दो, ऐसे ही वो होता नहीं, मजाक में बोल देते हैं कि तुम रहने दो, मैं जीत जाऊंगी, तुम हार जाओगे। तो मैंने ऐसे बोला, उधर से टीचर आई, उन्होंने बोला खड़े हो जाओ, मैं चली गई और सीरियसली मैं कैप्टन बन गई। और मैं सबसे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल कैप्टन थी अपने पूरे स्कूल टाइम की। तो ऐसा बहुत बार होता है यार, फर्क कभी कभी कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जाते हैं जिससे रह जाते मॉनिटर हैं। भी कभी नहीं बनी मैं क्लास में। ओके, प्रीफेक्ट तक ठीक है। मॉनिटर इसीलिए नहीं बने। मॉनिटर बोल- भी इसीलिए नहीं बने। नहीं, मैम ने बनाई नहीं। मैम कहते अब बेटा छोटे से तो लगते हो, फिर यार ये तो गलत चीज़ है। इसीलिए तो नहीं जिमिंग स्टार्ट किया आपने। नहीं है। हाँ, शी इज अ स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा वर्कआउट करती है ये। और किसी दिन दिखाएगी अपना वर्कआउट श्योर, भी किसी चित्रांशी। दिन जब भी आप बहुत अच्छा जिम workout जाओगे है। हम आपके लिए आपको कवर करेंगे, आप जब जो वर्कआउट इनके कर रहे होगे। ट्रेनर है उनका फेवरेट बच्चा है ये। हाँ, अब नहीं, अब तो बस नेट अच्छी खासी टेंशन, इतनी सी बातों पे अपना दिल नहीं छोड़ते कि मेरे को इस छोटे होने की वजह से छोड़ नहीं, दिया। नहीं, ऐसे तो कुछ मम्मा को नहीं है। देखो अपनी। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन, जैसे कि मेरा भी सपना है पीएचडी करने का, मेरे को भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखवाना है। तो जब आपके नाम के आगे वो डॉक्टर लगा, मंजू शर्मा डॉक्टर, कैसा लगा? बहुत ज्यादा खुशी हुई। वो डॉक्टर में, Top क्योंकि of the हमने world. वो देखा है ना कि डॉक्टर सिर्फ वो मेडिकल स्टूडेंट्स के सामने लगता है। वो पीएचडी करने के बाद जब फर्स्ट टाइम नाम के आगे डॉक्टर लगे, घर वालों को जब बताएं कि डॉक्टर लग गया मेरे नाम के आगे, तो उसकी जो फीलिंग्स होती है वो आप थोड़ा सा एक्सप्रेस कीजिए हमारे व्यूअर्स के नहीं, लिए। बहुत बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से ये एक्सट्रीम, हम जितना पढ़ाई करते हैं वो लास्ट हम पीएचडी तक पढ़ाई करते हैं बिल्कुल ना, लास्ट होती है। तो वो मतलब एक अपना ड्रीम था बचपन से कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे हाईएस्ट स्टडीज पर करनी है। तो एक अलग ही एक होता है कि हाँ रिस्पेक्ट भी मिलती है मिलती बिल्कुल है, रिस्पेक्ट मिलती है, no मतलब डॉक्टर आपके नाम के आगे लगे होने से कि कुछ है, आगे डॉक्टर लगता है तो पीछे जी अपने आप लग जाता है। यस इसलिए करते यही हैं बात है, लोग यही डॉक्टर। बात आगे है। डॉक्टर पीछे जी, ये तो साथ साथ चलते हैं। रिस्पेक्ट मिलता है। थोड़ा सा आपकी जो आपकी नॉलेज है ना उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर बिल्कुल। देते हैं सभी। और फिर आपका अगर अच्छा स्टडीज का अच्छा रिकॉर्ड है तो मतलब मेरे पास ना ऑफिशियली तो मैं नहीं कहूंगी कि भी मैं क्योंकि अभी हम इतने सीनियर नहीं हुए हैं कि पीएचडी किया, बिल्कुल। बट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को एमफिल के लिए गाइड किया है और पीएचडी के लिए गाइड किया है, नेट के लिए स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया अनऑफिशियली। ओके, आपने कंसल्टेंसी नहीं की, मतलब एक ऑफिशियल कंसल्टेंट। ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियली, मतलब ये थोड़ा सा ये एक आपकी रिस्पेक्ट बन जाती है बिल्कुल। उसके बाद ना। बिल्कुल, तो एक ये बहुत ही अच्छा एहसास है, वो सबको लेना चाहिए। तो मैम चलिए एक छोटा सा, एक आपके पास कोई ऐसी मोमेंट होगा अपनी बेटी के साथ, क्योंकि मदर्स डे आ रहा है, मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई एक मोमेंट जिस टाइम इसने आपको बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवाया हो, वो आप शेयर करेंगे? कोई ऐसा टाइम लाइक जैसे एक बेबी, ओह माय गॉड। एक बार हमने इतना अच्छा केक तो बनाया था पेपर से, और उसके बाद रियल भी बनाया था। ओके, बनाया था? हाँ बनाया था। केक बनाया था। ओके, नहीं, दूसरा ये पेपर है से भी मेरे बनाया बच्चे था। दोनों बहुत जैसे मेरा बर्थडे होता है कुछ होता है तो वो स्पेशल ग्रीटिंग्स, और हाँ। मेरी जो बड़ी बेटी है उसको कुकिंग का बड़ा शौक है, ओके, तो वो ऐसे कुकिंग में मतलब कभी कुछ बना के लाएगी, कभी कुछ बना के लाएगी। तो स्पेशल तो वो डेली फील कराते हैं। सीरियसली ममास के लिए Daily. बच्चे कुछ करें वो बहुत ज्यादा स्पेशल फील स्पेशल डेली फील करवाते हैं।
और ये जो है ये बिल्कुल छोटी है तो मेरी जान है मम्मा कहती सबकी। है तू मेरे पास आके बातें किया कर, मैं इससे बहुत स्पेशल फील करती हूँ। तो मैं घर जाके 1-1.5 घंटा अपनी मम्मा के साथ हमेशा स्पेंड करती हूँ। मैं इसको भी बोलूंगी, अपने व्यूअर्स को भी बोलूंगी कि जो भी बच्चा है, मदर्स डे पे कोई गिफ्ट नहीं दे सकते आप, कुछ बाहर जाके नहीं ला सकते, पर आप इतना कर सकते हैं कि अपनी मम्मा के साथ जाके 1 घंटा या आधा घंटा उनसे Yes. बात कर लीजिए। उनके फेस पे एक इतनी अनमोल स्माइल आ जाएगी कि वो ये तो priceless ऐसा है, होती ये तो मेरा बच्चा है और मेरे पे ही गया है। उसके पास बहुत कुछ होता है बताने को। बिल्कुल। शायद मेरे पास टाइम कम होता है उस बात को सुनने का, उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है बताने को। बिल्कुल, मेरे पास भी, मैं भी सेम ऐसी हूँ, उसमें कोई वो नहीं है। बहुत कुछ बोलते हैं, बोलने वाले लोग होते हैं ना, उनको बोलने के लिए कुछ भी चाहिए होता है तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। और एक ही बच्चा है जो मदर को आपको और कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, बच्चे कर सकते हैं। पॉइंट है मैम, ये तो पॉइंट तो है, बिल्कुल पॉइंट है। वो क्रिटिसाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। कॉलेज के लिए रेडी हो, मम्मा ये ठीक लग रहा है, ये क्या पहन लिया? आप जैसे मान लो जीन्स पहनी है, थोड़े से मोटे नहीं लग रहे आप? जब मैं इसके जितनी थी ना मैम, तब तो इतनी इंपॉर्टेंस तो मेरे को तब नहीं मिली कभी, पर जब मैं अब हूँ ना, तो मम्मा मेरे से जाने से पहले एक बार खुद ही पूछ लेते कि ठीक लग रही है ना, तो मैं बोलती हूँ नहीं, फिर वो चेंज खुद ही कर लेते हैं कि ठीक है, इसको अच्छा, पता है। इसका ट्रियो ओपिनियन होता है। जो बड़ी हाँ। है ना वो थोड़ी सेंसिबल सी है और इमोशनल बच्चा है, जो मेरी बड़ी बेटी है वो थोड़ा सा समझती है कि इसको मम्मा को इतना भी सच नहीं बोलना है कि हट हो जाए। कि हर्ट हो जाए। हाँ। तो कि हाँ मम्मा ऐसे करके ये ठीक लग रहा है और ऐसे ऐसे। इसको पूछोगे ना, मम्मा दीदी झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, सीधा मुंह पे बना कर देते सीधे हैं, खत्म। बिल्कुल। सारा स्माइल खत्म। करना चाहती है पर वो शर्मा रही है। नहीं हाँ। नहीं। दैट वाज क्यूट। तो मैम चलिए अब एक गाना सुना दीजिए प्लीज, एक प्यारा सा गाना, छोटा 2-3 लाइन है, फिर ये नहीं सुनाइए। मैं तो यार लाइव चल रहा है, देखिए हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आपको, तो हमारे साथ थोड़ी सी, मतलब आपका फेवरेट सॉन्ग कोई भी 2-3 लाइन्स मम्मा के साथ ऐसे ही तो गा बहुत दीजिए। सारे गाने हैं मेरे तो पास। एक प्यारा सा गाना हमारे व्यूअर्स के लिए। मैम ना, पहले मैं आप decide फिर कर रही थी। हाँ ठीक है, मम्मा गा रहे हैं, इतना आप डिसाइड करो। चलो मैम। क्या गाए जाए? झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। बहुत ज्यादा खूबसूरत आवाज है, वो क्या ना, बरकत है आपकी बात में, बहुत अच्छी। चलिए Thank you. आपकी बारी। गाना गाना कोई सुशांत सिंह का गाना। हाँ वो हाँ, मैंने favorite। करा है। ये सुशांत सिंह इसके फेवरेट स्टार है, और एक मतलब एक होता है ना कि भाई फेवरेट हैं, हाँ बस कि मेरे को गाने सुनने जैसे हैं। वो नहीं शाहरुख खान के फिल्म, मतलब वो उनको लाइक करते थे ना, वैसे मैं सुशांत तो वो सुशांत को इस तरह से लाइक कैसे करती है Admire कि करती थी, मतलब। एडमायर किस तरह से करती है कि इसको अगर ये खाली टाइम में बैठी है तो ये क्या देख रही है यूट्यूब पे सुशांत सिंह के वीडियोस, वर्कआउट वीडियोस, ओके। क्योंकि वो उसको Interviews। वर्कआउट जो है वो उसका पैशन है। तो फिर जब तो लास्ट वो ईयर क्योंकि ये कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये वाला वर्कआउट इसने कैसे किया, तो वो ट्राई करती है कि हाँ मुझे ये भी करना है। दूसरा क्या है उसके डांस स्टेप्स, वो जैसे उनके यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, Making वर्कशॉप जैसे। है, वो बहुत वर्कशॉप्स होती हैं। इंटेलिजेंट थे वो। हाँ तो दोनों हाथों ये से लिख वो सकते थे। इसको वो डांस के स्टेप्स भी हैं, वो भी बिल्कुल कॉपी मैंने करने तो हैं। एक वो भी तो लिखा था, एक जो अभी भैया को हाँ बताया था। इसने एक ड्रीम अपना लिखा है, ड्रीम था हाँ वो स्पीच टाइप। एक स्पीच के सुशांत सिंह को सोच के इसने उसका कहीं इंटरव्यू देखा होगा, कोई Okay. स्पीच, देखे। ओके। उसके स्पीचेस देखे कि हाँ, कहीं हाँ, वो कहीं आईआईटी में IIT में invited speech थे, दे वो रहे हैं, इस तरह हाँ, से, हाँ। तो उसमें अपने आप को एज्यूम करके ओके, वहाँ पे पूरा स्पीच दे रही है। और वो दिखाया कि जिस कॉलेज में मैं स्पीच दे रही हूँ वहीं से मैं पास आउट हूँ। अच्छा, इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। चलो उसको अच्छा, बहुत एक गाना शौक सुना लगा दो। था जब सुशांत सिंह हाँ का वो मैं वही कहने वाली थी, demise पर का। इस साइड नहीं जाते, बहुत मतलब side- उसको तो सपने में भी आ गया कि मम्मा मेरे को ना सपने में सुशांत सिंह आया था बहुत मिलने बारी, के लिए। बहुत बारी। वो मुझे सपने याद में है, लेती है। वाओ। अरे बहुत बारी, पता नहीं क्या, मैं यहीं पे होते हैं और गाड़ी में पता नहीं कहाँ हम जा रहे होते हैं, मैं पूछती हूँ हम कहाँ जा रहे, कहते बस चलो मेरे साथ। तो उसको घुमा के भी ले आया बहुत सुशांत सिंह। अच्छा, बहुत अच्छी एडमिरेशन देते हैं आप, इमेजिनेशन भी बहुत अच्छी है आपकी। कलाकार बनने बिल्कुल, के कलाकार बनने। तरफ चल पड़ी है। तो चलिए अब एक प्यारा सा गाना आपकी आवाज में। कौन सा गाँव उसका?
खैरियत। हाँ खैरियत का। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। बहुत अच्छा गाया आपने। वो उसने अभी गिटार सीखना भी शुरू किया है, मेरे Okay. स्टूडेंट मैंने है उसी के अतुल भैया से गिटार सीख तो रहे हैं मतलब आजकल। ना मम्मा म्यूजिक टीचर है तो उसको नोट्स का अच्छा खासा पता है कौन सी लो मम्मा पापा दोनों ही। हाँ पापा भी, पर सर हमसे बात नहीं करे तो हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज में। तो चलिए पापा भी मैम बेसिकली अब गिटारिस्ट हैं, तो हाँ। वो मेरा स्टूडेंट है अतुल, तो उसके पास इसने वो उसके साथ ना इसका बहुत बॉन्डिंग है काफी, Okay. मतलब टाइम से बड़ी होते होते उसको उसके साथ रही है, तो उसके साथ उसको बहुत जो अटैचमेंट मैंने है। स्पीच लिखी उन्हीं को पढ़ाई है सबसे पहले। तो वो कोई है। काम है तो अतुल भैया चाहिए, तो अतुल भैया से गिटार सीखना शुरू किया। पापा ने नहीं सिखाना शुरू अच्छा, किया, ठीक है। तो वो अतुल भैया से गिटार सीखना शुरू किया। ठीक है, फिर बैठ जाती है तो जब गलत बजा रही होगी तो फिर पापा भी कहते हैं नहीं ऐसे नहीं होगा। हाँ, तो वो इस तरह होता से है। जिस इस तरह से तरह से चल रहा है, म्यूजिक का ट्रेनिंग भी अब चल रहा है। तो चलिए मैम हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, बहुत अच्छा टाइम हमने आपके साथ स्पेंड किया। बिल्कुल, बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात बहुत करके। ज्यादा अच्छा। और मैं जो पॉजिटिविटी जो मैं देना चाहती थी अपने व्यूअर्स को वो हमें मिल रही है। तो लास्ट में कोरोना इतना फैल रहा है, लास्ट में कुछ लाइंस कोरोना के ऊपर, क्योंकि एंड तो इसी से करना चाहिए हमें। हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए मस्ती इंजॉयमेंट वो एक अलग पार्ट है, पर हमें अवेयर रहना भी बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। कोरोना जो अब इसका सेकंड ट्रेन चल रहा है ये बहुत ही घातक है, सीधे फेफड़ों पे वार करता है और पता भी नहीं चलता है कि आप कितना अंदर ही अंदर हो इसमें रहे हैं। अंदर खत्म हो रहे हैं ना। तो क्योंकि इसीलिए सीरियस जो ज्यादा पेशेंट्स हो जाते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो ध्यान नहीं रख रहे हैं ना। बिल्कुल। तो इसके लिए तो बस मैं ये कहना चाहूंगी कि आप कम से कम घर से बाहर निकलिए, बहुत जरूरी है तो ही आप मतलब घर से घर से बाहर निकलिए। निकलिए। और अगर आपको मार्केट का कोई काम है तो आप वो उसकी एक लिस्ट जो हम कर रहे हैं, मतलब आप एक लिस्ट बना लीजिए एक बारी में, जो जो काम है आप एक बारी में करके आइए, और बार बार मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और इंडोर गेम्स को आप देखिए कि इंडोर गेम्स पे टाइम स्पेंड करिए, और जो आपका फिजिकल वर्कआउट है वो आप घर से भी कर सकते हैं, जो इंडोर वर्कआउट्स होते हैं उस तरह के। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे मतलब खुद मैंने भी फील किया है कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, क्योंकि उसमें आजकल इतनी नेगेटिव न्यूज़ है। आप देखिए, आप फेसबुक ऑन करिए, आप यूट्यूब चलाइए, उसमें वो लगातार हॉस्पिटल्स का वो मतलब कहीं ना कहीं खुद को बीमार लगना शुरू हो जाता है, बिल्कुल है ना। सही बात तो ठीक है, अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। और जो गवर्नमेंट के साइट्स हैं उनको फॉलो करिए, जो पेजेस भी हैं फेसबुक पे भी, अगर आप फेसबुक चला रहे हैं तो गवर्नमेंट के साइट्स को फॉलो करना चाहिए ताकि दीप आप एक्सप्रेस न्यूज़ को भी फॉलो कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, Positivity दीप एक्सप्रेस न्यूज को फॉलो करिए, बिल्कुल। क्योंकि जो आपके पास न्यूज है वो एक्यूरेट आनी बिल्कुल। चाहिए, है ना। क्योंकि अभी मैं बड़े दिन से एक चीज देख रही थी, हमारे पास से जैसे ग्रुप्स बने होते हैं तो म्यूजिशियंस के भी ग्रुप बने हुए हैं। तो इस टाइम दिल्ली में जैसे बहुत ज्यादा सिचुएशन वो worse चल हो रही है ना, चुकी है। वर्स हो चुकी है। तो हमारे ना ग्रुप में बार बार एक मैसेज कोई ना कोई डाल देता था कि भाई इन नंबर पे कांटेक्ट करिए प्लाज्मा के लिए, इन नंबर पे कांटेक्ट करिए, एक लिस्ट थी पूरी। तो ठीक है, हमको अभी यहाँ हरियाणा में इतनी ज़्यादा नहीं वो हमें लगा ना, तो वो दिल्ली के ही उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के म्यूजिशियंस हैं, तो वो दिल्ली वालों ने ही ऑब्जेक्ट किया कि वहाँ ज़रूरत जब उन्हें पड़ी है तो वो सारी लिस्ट फेक है। ओके तो वो मतलब बार बार नीचे वो लोग इरिटेट होके जो दिल्ली से थे कि भी प्लीज इस तरह की लिस्ट मत फॉरवर्ड Fake news करिए मत ना, कीजिए, फेक है या ये। बिल्कुल। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ऑफिशियल साइट से ही इंफॉर्मेशन लें। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, हमने तो एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, पर जिसको जब जरूरत पड़ी तो वो उसके किसी काम का नहीं है ना।
तो थोड़ा सा इसलिए मैसेज जो कर रहे हैं आप सोच समझ के करें। और एक ये आप देखिए कि भी चल रहा है कि भी अजवाइन सूंघ लो, कपूर सूंघ के ठीक हो जाते हैं। मतलब कितने आप देख रहे होंगे कि इस टाइम फेसबुक पे हॉस्पिटल चल रहा है एक पूरा है ना, देसी दवाइयों का। भाई देसी दवाई के लिए भी आपके आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए और अपने आप बिल्कुल भी डिसाइड मत करिए कि भाई हाँ मेरे को गला खराब लग रहा है तो चलो मैं काढ़ा पीते रहूं। कि उसके देखिए बाद में हमें जैसे पिछले साल से पता चला था जो काढ़ा पी रहे थे उसके भी साइड इफेक्ट्स हुए लोगों को। साइड इफेक्ट हर एक अच्छी एक है ना, चीज के तो effects बिना होते हैं, डॉक्टर after से effect। कंसल्ट किए ना तो कोई दवाई खाइए और ना ही ये कोई काढ़ा और ये जो है वो जो भी आपको ऑफिशियल कोई जो है अथॉरिटीज उनसे कंसल्ट करके ही मतलब कोई भी डिसीजन लीजिए। और घर में बस रहिए। मैं बस ये कहना चाहूंगी बच्चों को घर में रखिए, इंडोर गेम्स में व्यस्त रखिए। बस रही है, मैं अंदर ही हूँ। वो अंदर ही है, वो अंदर है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कोरोना से रिलेटेड? आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि क्या करें? घर पे कुछ भी, घर पे कुछ भी। क्या क्लियर आंसर था। घर पे कुछ भी, घर रहे पर कुछ भी करें, अंदर कुछ भी करें, है ना। वर्कआउट कीजिए, हाँ, अपने आप को सेफ वर्कआउट रखिए। ये करती है बहुत अच्छा वर्कआउट। उसको एक बिल्कुल। बड़ा फेवरेट है उसका, पहले वर्कआउट होगा 1 घंटा वर्कआउट करना है उसने। उसके बाद वो सामने एक मिरर लगाया, उसके मिरर के आगे हेडफोन लगा करके अपने फेवरेट सॉन्ग्स के साथ वो 1-1.5 घंटा उसके डांसिंग होती है। तो वो आप देखिए टाइम उसका, फिटनेस का ध्यान रखना जरूरी है। फिटनेस, बुक रीडिंग, ये- स्क्रिप्ट राइटिंग। सब देखो, मम्मा सिंगर है, पापा कुछ प्रोड्यूसर है, तो ये तो सब चीजें होंगी। देखिए ये तो आपके ब्लड में है, ये तो आपके अंदर आनी है। इसके अंदर ज्यादा आ रही है। तो थैंक यू मैम, आपने हमसे बात की। थैंक यू, Thank you. आपने भी हमसे बात की। तो आज हमने आपके लिए पॉजिटिविटी फैलाने के लिए आज हम मधु शर्मा गौतम मैम के पास आए थे, डॉक्टर और जीबी। तो आज हमने बात की, पॉजिटिविटी की। हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ऐड कीजिए और नेगेटिविटी को थोड़ा बाहर कीजिए, पर अवेयर रहिए। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इस चीज़ के लिए हम आपको हमेशा अवेयर करते हैं। पर ये भी याद रखिए कि जितने लोग बीमार हो रहे हैं उतने लोग ठीक भी हो रहे हैं। ये नहीं है कि जो लोग मर रहे हैं कोई इंसान ठीक नहीं हो रहा। कई लोग रिकवर कर रहे हैं, कई लोग अभी भी रिकवरी कर रहे हैं और कई लोग पहले ही रिकवर होकर घर आ चुके हैं। तो ऐसे ही अपने दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी मत रखिए, कुछ पॉजिटिव चीज़ें अपने दिमाग में रखिए और अपने आप को सेफ रखिए, घर में रखिए। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ हम आपकी आंखें हैं, हम बाहर निकल रहे हैं, हमें भी आपके लिए काम करना अच्छा लगता है। आप जो चाहते हैं कमेंट डाउन कीजिए, हम वहाँ जाके आपको दिखाएंगे। और ऐसे ही रोज़ नए नए इंटरव्यूज़, थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी आपके अंदर डालने के लिए मदर डॉटर बॉन्ड को आज हमने सेलिब्रेट किया। तो ऐसे ही बने रहिएगा दीप एक्सप्रेस न्यूज़ सच के दर्पण के साथ। मैं दिवांशी शर्मा, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।